फिलहाल कैसे हो सब? होप सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम लेके नहीं बताऊंगा हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमको क्या करना है मैं वो बताऊंगा। ठीक है। हमको इस चैप्टर में एक अंपायर की भूमिका निभानी है। करेक्ट है। अंपायर की भूमिका सर ये क्या हुआ? अंपायर की भूमिका मतलब ही हमको कॉइन को टॉस करना है। कॉइन को टॉस करना है मतलब कुछ याद आया? कॉइन को टॉस करना है, पत्ते खेलने को सीखना है। करेक्ट है। और डाय को थ्रो करना है मतलब लूडो वगैरह खेलना है। याद आया ये चैप्टर कौन सा होगा? जी हाँ, ये चैप्टर का नाम है दैट इज प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर इज 15। एक सेकंड। चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। एक सेकंड। हम पढ़ने वाले आज प्रोबेबिलिटी। सबको नाम सुन के थोड़ा अच्छा लगा या थोड़ा ये हो गए? देखो, प्रोबेबिलिटी हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड में हमने इसको पढ़ा हुआ है। प्रोबेबिलिटी के अंदर इसका वेटेज अगर देखा जाए, वेटेज इस चैप्टर से माना जाएगा 6 to 7 मार्क्स, जो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। करेक्ट है। चैप्टर में से 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पर यहाँ पे हमें पढ़ना है वो सभी चीज़ें जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी, वो सब बेसिक्स पढ़ना ही है। पर इसमें एडवांस लेवल भी कुछ है, और यहाँ पे एग्जाम्स में एडवांस लेवल पे ही पूछा जाएगा। और अगर बेसिक्स पे पूछा गया है तो वो भी थोड़े डिफिकल्ट। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं एग्जाम में। क्योंकि सभी बच्चा क्या रहता है, सर ये तो प्रोबेबिलिटी है, ये तो हमने बहुत पहले किया था, ये तो मतलब कर चुके हैं, इसको इसको क्या देखने का, दूसरा चैप्टर देखेंगे। मतलब बहुत बच्चे इस चैप्टर को ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। करेक्ट है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, कॉन्फिडेंस में रहो, दैट इज ओके, बट ओवर कॉन्फिडेंस चले गए तो फिर कहीं ना कहीं तुम इस चैप्टर में लैग कर जाओगे। ठीक है। चैप्टर सिंपल है, इसके ट्रिक्स, इसको सम सॉल्व करने के लिए बहुत बड़े बड़े मेथड्स हैं। करेक्ट है। पर शुभम सर अगर है तो कहीं ना कहीं ट्रिक्स लेके आएंगे, और ट्रिक्स के साथ ही हम सभी सम्स को आसानी से सॉल्व करेंगे। करेक्ट है। तो इतना बेसिक समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी 6 to 7 मार्क्स के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में। करेक्ट है। पर कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम सभी टर्म्स बेसिक से पढ़ेंगे, एडवांस लेवल पढ़ेंगे, और ट्रिक्स के साथ भी पढ़ेंगे। करेक्ट है। अब प्रोबेबिलिटी में अगर स्टार्ट करें हम, सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी में क्या क्या पढ़ेंगे हम। एक सेकंड रुक जाओ। प्रोबेबिलिटी में हमको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पहले पढ़नी है। व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट जो होते हैं प्रोबेबिलिटी में दो टाइप्स के होते हैं एक्सपेरिमेंट। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, एंड दूसरा वहीं पे होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको बस सैंपल एग्जांपल से ही याद रखो, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस क्या, हमने कुछ तो भी परफॉर्म किया, और उसके आउटपुट का रिजल्ट जब हम वेट करते, या तो फिर हम कुछ तो भी परफॉर्म करते टू सी जस्ट एन आउटपुट, उसका रिजल्ट क्या आता है वो देखने के लिए। करेक्ट है। सिंपल अगर हम साइंस के बच्चों की बात करें तो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट किस चीज पे किया जाता है? सपोज उन्होंने कुछ केमिकल में कोई केमिकल मिला दिया। करेक्ट है। तो इसके बाद इसका रिजल्ट क्या होगा वो देखना इज नथिंग बट एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, हम रिजल्ट के लिए वेट करते, रिजल्ट देखते क्या होता है उसमें। उसी तरह से जब हम यहाँ पे टॉस, कॉइन को टॉस करते, तब कॉइन को टॉस क्यों करते कि उसका नीचे गिरने बाद हेड जाता है या टेल जाता है, वो रिजल्ट देखने के लिए हम कॉइन को टॉस करते हैं। करेक्ट है। इसी तरह से डाई को जब थ्रो करते हैं, तो डाइज मतलब सबको पता है, लूडो जो गेम खेलते हैं हम, तो उसमें जो डाइज जो थ्रो करते हैं तो उसमें हम नंबर्स क्या आता है थ्रो करने बाद, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। अभी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एक डिटर्मिनिस्टिक, एक रैंडम। करेक्ट है। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, वो हमको उसका रिजल्ट पहले से प्री डिटरमाइंड होता है। हमें पता है अगर मैंने ऐसा किया, अगर मैंने ये एक्सपेरिमेंट रन किया तो इसका रिजल्ट ऐसा ही होगा। करेक्ट है। दैट इज एक्सपेरिमेंट में उसके रिजल्ट
के बारे में हम पहले से ही प्री डिटरमाइंड रहते हैं, हमको पहले से ही पता होता है। सिंपल एग्जांपल, अगर सपोज हमने बैंक में मनी इन्वेस्ट कर दिया, अगर बैंक में मनी इन्वेस्ट कर दिया इन एफडी फॉर्म, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पे हमने कुछ मनी बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, करेक्ट है। तो अगर बैंक में मनी इन्वेस्ट किया, हमको इतना पता चलेगा कि हाँ, अगर बैंक को फिक्स्ड डिपॉजिट दिया तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा, और इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिफाइंड होता है। बैंक को हम पूछेंगे ना, बैंक आप मुझे 1 साल बाद इसका इंटरेस्ट कितना दोगे, तो हमको इसका इंटरेस्ट अमाउंट भी पता है। मतलब 1 साल के लिए मैंने ये पैसों को एक्सपेरिमेंट किया, मतलब ये मैंने एफडी पे लगाया, तो मुझे उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका डिटरमाइंड आंसर था, इसका रिजल्ट पहले से ही पता था कि मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है, करेक्ट है। और यहीं पे अगर हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ा, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट इन द सेंस, सिंपल एग्जांपल, अगर वही कॉइन को टॉस करो, तो कॉइन को टॉस किया तो हेड जाएगा या टेल जाएगा, हम इसको पहले से डिटरमाइन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी चांसेस नहीं है डिटरमाइन करने के, तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। बेसिक समझ में आ रहा है सबको, करेक्ट है। और दूसरा इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट में टॉसिंग अ कॉइन, मतलब एक कॉइन को, सॉरी टॉसिंग कॉइन का ले लिया, थ्रोइंग अ डाई, अब डाई को थ्रो करो तो उस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये सब चीजें हमको बेसिक समझ में आ गया। एक्सपेरिमेंट देयर आर 2 टाइप्स, एक होता है डिटरमिनिस्टिक, एक होता है रैंडम। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, इस अगर टॉपिक, अगर एक्सपेरिमेंट की बात किया जाए तो एग्जाम में आ जाएगा, सपोज सो एंड सो एग्जांपल दिया, सिंपल एग्जांपल दिया, अगर तुमने बैंक में मनी डिपॉजिट किया इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, व्हिच एक्सपेरिमेंट विल बी कंसीडर्ड, रैंडम एक्सपेरिमेंट है या डिटरमिनिस्टिक, ये ऑफ कोर्स डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का टाइप हुआ। बेसिक समझ में आया सबको। अब इसमें हमको कुछ छोटे बेसिक टर्म्स पढ़ना है जो तुमने पहले पढ़ चुके, तो इसलिए मैं तुमको सजेस्ट करूंगा सिर्फ तुमको सुनना है, ऐसा नहीं है कि तुमको आता है, आता तो है, पर उसको अच्छे से हमको और डिटेल में सुनना है, तो और भी और रिकॉल हो जाएगा सभी चीजें जो हमने पहले पढ़ी हुई है, करेक्ट है। तो अभी इसमें कुछ चीजें आती है, दैट इज अ सिंपल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये होते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़ते हैं अभी हम, ठीक है। अब इवेंट में ये सब चीजें कहाँ से आई, ये इवेंट होता क्या, सपोज हम सिंपल लेते हैं, सपोज आई एम थ्रोइंग अ डाई, सिंपल एग्जांपल से सभी चीजें समझेंगे, ठीक है। सपोज आई एम थ्रोइंग अ डाई, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा यार, सैंपल स्पेस क्या बनता, मतलब हम अगर डाई को थ्रो किया तो उसके आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 एंड 6, ये उसके आउटकम्स होते हैं। तो जितने भी आउटकम्स पॉसिबल है उसको एक करली ब्रैकेट, विद इन ए ब्रैकेट लिख दिया, तो बन जाएगा उसका सैंपल स्पेस, ऑल द नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकता है, देखना मैंने बताया 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही डाई को थ्रो किया, तो मुझे रिजल्ट क्या क्या मिल सकता है, वो बन जाता है हमारा सैंपल स्पेस। अब मैं बोल रहा हूँ ए इज एन इवेंट, ए इवेंट का नाम है, कैपिटल ए इज एन इवेंट दैट आई एम गेटिंग इवन नंबर्स, आई एम गेटिंग इवन नंबर्स। तो इवेंट कैसे बनेगा, इवेंट ए विल बी इक्वल टू इवन नंबर्स, कौन कौन है, इवन नंबर्स में है 2, 4 और 6, तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, 2, 4 एंड 6, तो इसी को क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज इवेंट ए। सबको बेसिक इवेंट का मतलब समझ में आया। और यही पे अगर मैं बोल रहा हूँ इवेंट बी सच दैट आई एम गेटिंग नंबर्स लेस देन 4, सिंपल समझ में आ रहा, नंबर्स लेस देन 4, तो इवेंट बी विल बी इक्वल टू, इवेंट बी क्या होगा, दैट विल बी 1, 2, 3, numbers which are less than 4 are 1, 2 and 3 only, 0, -1, -2 ये भी होते हैं, पर सैंपल स्पेस में है क्या, नहीं, हम इवेंट्स जितने भी बनते हैं वो सभी सैंपल स्पेस से ही बनते हैं, करेक्ट है। अब ये इवेंट ए और इवेंट बी तो समझ में आ गया। अगर मैं बोल रहा हूँ दैट आई एम गेटिंग दी डाई, दैट दी नंबर जो है डाई के ऊपर वो मिल रहा है मुझे एज 2 नंबर, करेक्ट है। तो उस इवेंट को अगर सपोज मैं नाम दे रहा हूँ डी, और इट विल बी दैट इज इक्वल टू 2, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर हुआ। और जब किसी भी, अब देखना ये जो सैंपल स्पेस में मैंने सभी मेंबर्स लिखे हैं उनको बोला जाता है एलिमेंट्स, ये हमने सभी सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, 1, 2, 3, 4, 5, ऑल दी मेंबर्स इन दी सेट आर नोन एज एलिमेंट्स, करेक्ट है। अब व्हेन देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन दी सेट, व्हेन देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन दी सेट, उसी को बोला जाता है सिंपल इवेंट या तो फिर एलिमेंट्री
इवेंट, सिंपल इवेंट या तो फिर एलिमेंट्री इवेंट बोला जाता, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बोल रहा हूँ इम्पॉसिबल इवेंट भी आता है सर, अभी इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट को सबसे पहले डिनोट किया था, सपोज मैं बोल रहा हूँ सी इज इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट को लिखते एज अ फाई और इट इज रिटर्न एज एन एम्प्टी ब्रैकेट, करेक्ट है। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ सपोज सी इज एन इवेंट विच हैज नंबर्स ग्रेटर देन 8। अब नंबर्स ग्रेटर देन 8 पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, तो वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट, मतलब उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, करेक्ट है। उसके बाद आता है फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बहुत ज्यादा सिंपल, एग्जांपल से समझो। अगर मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, देखो सबसे पहले सैंपल स्पेस दिया हुआ, इवेंट ए दिया हुआ है 2 4 6 और उसमें पूछा फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए को लिखा जाता है ए बार और इट इज टर्म्ड एज ए डैश या तो फिर ए बार, करेक्ट है। और ये हुआ ए कॉम्प्लीमेंट और इसी के नंबर्स क्या होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या, ऑल द एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एक्सेप्ट द नंबर्स इन इवेंट ए, तो वो नंबर्स इवेंट में नहीं चाहिए, मतलब ये कौन से नंबर्स हो जाएंगे, देखो 2 4 और 6 ये इवेंट में है, तो बाकी रिमेनिंग मेंबर्स कौन कौन, 1 3 एंड 5, तो मैं लिखूंगा 1 3 5 आर द मेंबर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ए डैश। बेसिक सबको समझ में आ गया, ये हो गया टाइप्स ऑफ इवेंट्स, इजीली समझ में आ गया। सिंपल इवेंट क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जहाँ पे ए को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स फ्रॉम द सैंपल स्पेस, और तीसरा होता है इम्पॉसिबल इवेंट वेयर द सेट इज एम्प्टी सेट, करेक्ट है, जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद फिर हम पढ़ने वाले अभी इसमें कुछ और भी बेसिक टर्म्स, जो हम सेट्स एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस वाले चैप्टर में कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, उसमें एक दो चीजें एडिशनल है वो हम पढ़ेंगे। तो सब चीजें पहले नाम से समझ में आता, फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम, फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, यूनियन सेट मतलब भी क्या, सपोज सेट ए एंड सेट बी दिया हुआ है, ठीक है, सपोज मुझे दिया सेट ए, उसके मेंबर्स है 1 2 3, और मुझे दिया सेट बी, उसके मेंबर्स है 3 4 5, तो यूनियन बनेगा ए यूनियन बी, इस तरह से लिखा जाएगा, करेक्ट, सबको बेसिक पता ही है, सही। अब इसके बाद ए और बी को मिला के जितना भी सेट बनेगा, मतलब कौन कौन, 1 2 3 4 5, देखना मैंने 3 को यहाँ पे रिपीट मोड पे नहीं लिखा, क्योंकि सेट्स के अंदर याद हम रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो यूनियन सेट समझ में आया। उसके बाद आता है इसमें, यूनियन के बाद आता है इंटरसेक्शन इवेंट। इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट मतलब ही क्या होता, इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स मतलब ही कॉमन एलिमेंट्स, याद आया सभी को, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो अभी देखो ए और बी जो ऊपर एग्जांपल दिया है, अगर मैं उसमें निकाल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 इज द कॉमन एलिमेंट, करेक्ट है। उसके बाद आता है इसमें एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये दोनों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इन दोनों टाइप्स में कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता, तो इसको याद कैसे रखेंगे, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा, मतलब लाइफ टाइम भूल नहीं पाएंगे, इसको याद कैसे रखेंगे भाई। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है उसके पहले मैं बताता हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब बोला जाएगा, तो उसको अगर याद रखना है, याद इन द सेंस मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखा गया है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, करेक्ट है। इसको अभी याद कैसे रखेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होगा, जब दो सेट्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जब भी दो लोगों के बीच में कुछ भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, मतलब ही दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब उन दोनों को क्या बोला जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, ए कॉमन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, एम्प्टी सेट, मतलब ये कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब ये दोनों भी लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब ही इसको नाम क्या देंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और इसी तरह से नेक्स्ट बनता है दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट। अब एग्जॉस्टिव इवेंट कैसे याद रखा जाता है, फिर एग्जॉस्टिव इवेंट इज टर्म्ड एज
ए यूनियन बी, अगर दो इवेंट्स को यूनियन निकाला जाए और वो सैंपल स्पेस अगर बन गया, ए यूनियन बी अगर सैंपल स्पेस बन गया तो उसको हम नाम देते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि ए यूनियन बी सैंपल स्पेस नहीं बनता, ठीक है। तो जैसे अभी सपोज मैं लिख रहा हूँ ए यूनियन बी इक्वल टू सैंपल स्पेस बन गया, मतलब ये क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, दे आर टर्म्ड एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बेसिक समझ में आ रहा है सबको। इसके बाद हमको पढ़ना है फिफ्थ। नेक्स्ट दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, एग्जॉस्टिव हो गया। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखना है क्या होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कब बोला जाएगा, जब उनका मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब दो इवेंट्स की सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालो, उनको मल्टीप्लाई करो, एंड अगर वो दिखाई दे रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के सेम है, तो मतलब ये दोनों इवेंट्स को बोला जाता है दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये टर्म याद रखो, एग्जाम में याद काम आएगा और एमसीक्यूज के टाइम पे भी काम आएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स करेक्ट है। और फिर आता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वल इवेंट्स क्या होता है, इक्वल इवेंट्स मतलब ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, number of elements in A is same as number of elements in B। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे हम, तो दो इवेंट्स को A एंड B को इक्वली लाइकली कब बोला जाएगा, व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तब उनको बोला जाएगा इक्वली लाइकली इवेंट्स। होप सो समझ में आ रहा है सबको इजीली। सही, बड़े फिर आगे। होप सब बेसिक टर्मिनोलॉजी सबको इजीली समझ में आ गई, ऐसा जिसमें कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं था, ठीक है, समझने के लिए। अब देखते हैं इसमें, देखो हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या होता, रैंडम डिटर्मिनिस्टिक, नाम से समझ में आ गया, करेक्ट है। उसके बाद फिर हमने इसके कुछ बेसिक टर्म्स देखे बस, और क्या देखा है अभी तक। इवेंट्स में देखा सिंपल इवेंट किसको बोला जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोला जाता, देन देखा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको बोला जाता है, फिर यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को क्या याद रखेंगे, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मतलब ही क्या होगा, दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ही क्या बोलेंगे, दैट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब कॉमन नहीं बोले तो एम्प्टी स्पेस। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, दोनों भी इवेंट्स को मिला के बनता है सैंपल स्पेस। एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स लास्ट जो पढ़ा, दोनों इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल, मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। करेक्ट, समझ में आया सबको। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या रहती, प्रोबेबिलिटी मतलब उस चीज के होने के चांसेस कितने हैं, वही चीज बताता हमको, व्हाट दैट इज प्रोबेबिलिटी। मतलब ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता, ऐसा हो सकता। हम डेली लाइफ में बहुत बार बोलते हैं, हम डेली लाइफ में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि ऐसा होने के चांसेस कितने परसेंट है, ऐसा होने के चांसेस कितने परसेंट है, मतलब ये हम बताते हैं प्रोबेबिलिटी। अब कितने परसेंट कैसे पता चलता, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको कैसे याद रखते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। मतलब ही क्या, देखो हमने डाई अगर थ्रो किया, तो अगर हमको आने चाहिए इवन नंबर्स, इवन नंबर्स फेवरेबल आउटकम हमको क्या चाहिए, दैट इज अ फेवरेबल आउटकम, इवन नंबर्स चाहिए 2 4 6, तो 2 4 6 हमको चाहिए। एंड टोटल आउटकम क्या है, हमको बाय डिफॉल्ट क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, 3/6 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5 इज द प्रोबेबिलिटी। समझ में आया। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, वो दे देगा हमको प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे याद रखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, हमको क्या चाहिए डिवाइड बाय उन्होंने क्या क्या आ सकता उनके पास से। बेसिक समझ में आया सबको, करेक्ट, दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। एंड प्रोबेबिलिटी में एडिशन थियरम आता है, प्रोबेबिलिटी में एडिशन थियरम। प्रोबेबिलिटी देखो ज्यादा न्यू टर्म्स पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा एक दो टर्म्स है वो मैं भी बताऊंगा, ठीक है, पर एडिशन थियरम्स वगैरह सब बेसिक है, हमने पहले पढ़ चुके हैं। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
याद आया कुछ? करेक्ट है। और इसी के बाद फिर इसमें आता है दैट इज, अगर 3 इवेंट्स के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 3 इवेंट्स के लिए आपका एक फॉर्मूला जो है नोट्स में दिया हुआ है, वो यूज नहीं होता क्योंकि इतना बड़ा सम एग्जाम में आने के चांसेस 0% है। ठीक है, पर एक बार पढ़ लो, बहुत सिंपल है। गलती से आ गया तो फिर सॉल्व करते आएगा हमको, बहुत सिंपल है। क्या लिखा है वहां पे देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या होगा इसमें तीनों का अलग से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस, और माइनस होता जाएगा उसमें से, करेक्ट है। और लास्ट में ऐड होता है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिंपल है टर्म्स, ठीक है। अब इसमें नया कुछ पढ़ते हैं, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझना बहुत मुश्किल, पर उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। बहुत सिंपल है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता, हमें कुछ टर्म्स ए गिवन बी, मतलब ये क्या, सिंपल एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे चाहिए सैंपल्स, मतलब डाई थ्रो किया था, तो तुम्हारे पास आया इवन नंबर्स, मुझे उसमें से चाहिए नंबर्स लेस देन 3। नंबर्स लेस देन 3 मतलब समझो हमने डाई थ्रो किया, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस इसका होगा 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है। ये इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। बट तुमको आउटकम्स क्या मिले थे, तुमको आउटकम्स जो मिले दैट इज इवेंट ए, इवेंट बी लिखता हूँ, चलो मैं इसको इवेंट बी, उसको हम बोलेंगे तुमको आउटकम्स मिले 2 4 6, तुमको मिला इसमें से इवन नंबर्स, और मैं तुमको दे रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, बताओ मुझे इसमें से, मतलब ही क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट नंबर्स आर लेस देन 3, तो क्या मिलेगा मुझे 2, करेक्ट है। मतलब 2 कहाँ से आया, 2 आया सिर्फ और सिर्फ इस इवेंट से, मतलब ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब एक सैंपल स्पेस हमको पता है, अब तुमको प्रोबेबिलिटी मिली 2 4 6, इसमें से मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि मुझे 2 नंबर चाहिए। मतलब ये इसको हम कैसे लिखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, देखना इसको बहुत सिंपल तरीके से लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसको कैसे लिखते हैं, इस डैश, ये जो लाइन बनाई है उसको रीड करते हैं एज गिवन, एंड ए जो है ये हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए, और ये जो है ये प्रोबेबिलिटी उन्होंने हमको जो मिली, इन शॉर्ट क्या, जो हमको चाहिए जो हमको मिली, इन शॉर्ट समझ में आया, जो हमको चाहिए जो हमको मिली मतलब क्या, जो हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए नंबर्स लेस देन 2, हमको क्या दिखाई दिया 2 4 6 मिला, ऐसा समझ में आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, देखना ए को तुमने पहली बारी दे दी, ए को तुमने फर्स्ट प्राइज दे दिया, उसको बोलेंगे बेटा अभी साइड में बैठ, अभी बारी आएगी प्रोबेबिलिटी बी की, ये आंसर, तो ऐसे याद रखेंगे इसका फॉर्मूला, ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सिंपल है। और उसी तरह से इसमें दूसरा फॉर्मूला आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब किसको फर्स्ट प्राइज दिया, बी को, तो उसको बोलना बेटा साइड में बैठ, हम देंगे चांस अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए, करेक्ट है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑप्शन समझ में आ गई, ठीक। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद इसमें आता है एक टर्म दैट इज मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल इन शॉर्ट वही है जो अभी हमने पढ़ा। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कुछ भी नया नहीं है इसमें, उसी टर्म को बस हमने थोड़ा घुमा के लिख दिया, ठीक है। एंड फिर लास्ट इसमें पढ़ना है दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब हमने कितने एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए, एक्सपेक्टेशंस किसी से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। और आईसीआई में तो बिल्कुल मैथ्स पेपर से तो एक्सपेक्टेशंस सिंपल आएगा, ये एक्सपेक्टेशंस रखने ही नहीं चाहिए, करेक्ट है। अभी मैथमेटिकल टर्म्स में अगर बात किया जाए तो एक्सपेक्टेशंस भी रखने की एक लिमिट होती है, मतलब ये अगर हम कुछ एक्सपेक्ट करेंगे किसी से तो उसको एक हम मैथमेटिकल न्यूमेरिकल टर्म्स से डिनोट करेंगे कि हमको तुझ पर इतना भरोसा है, भरोसा इन द सेंस मैं तुझसे इतनी चीजें एक्सपेक्ट करता हूँ, करेक्ट है। तो एक्सपेक्टेशंस निकालते कैसे, इट इज डिनोटेड एज
एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू, उसको लिखा जाता है एक्स पी summation of x into probability. X is nothing but the उसके elements of the event and p is the probability. ये जो expected value है इसको जब MCQ यूज करेंगे बहुत सिंपल तरीके से तभी समझ में आएगा MCQs में, करेक्ट है। एंड इसी के कुछ प्रॉपर्टीज भी है। अगर मैं बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ k इट इज ऑलवेज इक्वल टू ओनली k, अगर बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ के एक्स, के क्या है कांस्टेंट है तो के को बाहर लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। और अगर मैं बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सपोज एक्स प्लस वाई, तो ये क्या होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ऐसे सेपरेट हो रहा है ये। और उसी तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सिमिलर होगा एक्स, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, और इनटू के लिए हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक सेकंड, ये थोड़ा धोखा दे देता है बीच बीच में, संभालना पड़ता है उस बच्चे को। सही है, चलो क्या क्या देखा फिर अभी तक हमने, एक्सपेक्टेड वैल्यूज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ऊपर के सभी टर्म्स हमने आसानी से पढ़ लिए। डायरेक्टली हमें लगता है अभी मूव होते हैं विद एमसीक्यूज। एमसीक्यूज देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से और सिंप्लीफाइड ट्रिक्स से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो इसमें एमसीक्यूज देखना क्या क्या है। इफ फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, टू इवेंट्स दिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब इस ये कब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोला जाएगा, जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो यहाँ पे कॉमन वाला टर्म तो है ही नहीं। एक्सॉस्टिव इवेंट्स कब बोला जाएगा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, मतलब ये नंबर ए यूनियन बी इज इक्वल टू दी सैंपल स्पेस आ गया, करेक्ट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, करेक्ट है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एंड देखना ये कितना दिया हुआ है मुझे, दिस इज इक्वल टू 1 एक सेकेंड, तो इसलिए इन दोनों को क्या नाम दिया जाएगा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। समझ में आया, तो इन दोनों को नाम दिया ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस है जो सिंप्लीफाइड तरीके से बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना है हमको, तो ध्यान दो, पेशेंस बनाए रखो, ठीक है। इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड वंस देन द टू इवेंट्स हेड्स एंड टेल्स आर। सपोज एक कॉइन को टॉस किया, an unbiased coin is tossed once then the two events head and tails are। अगर कॉइन को टॉस किया तो दो इवेंट्स, टू इवेंट्स हेड्स एंड टेल, तो एक होगा इवेंट हेड, एक होगा इवेंट बी जिसमें आएगा टेल, करेक्ट है। अब क्या पूछा गया, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये दोनों भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, जी हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखो दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये बनेगा एम्प्टी सेट। ये एग्जॉस्टिव इवेंट है क्या, एग्जॉस्टिव कैसे बनता, ए यूनियन बी मतलब क्या बनेगा, ये एच टी, और एक कॉइन को टॉस किया तो हेड्स और टेल्स आने वाला है, तो ये एग्जॉस्टिव भी है। और ये इक्वली लाइकली है क्या, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब ये इक्वली लाइकली भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ दी अबव, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया, ऑल ऑफ दी अबव, करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। देन इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोले तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, अच्छा एक टर्म हमने कॉम्प्लीमेंट्री में एक पढ़ना चाहिए था, वो भी बता देता हूँ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
plus probability of A complement is always equal to 1. It is always equal to 1. ये फॉर्मूला याद रखो. अब हमको निकालना है probability of A complement. दिया क्या है probability of A, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 plus probability of A complement is equal to 1. मतलब ही probability of A complement will be 1 minus 0.3 which will give 0.7. Option number C. Simple है, correct. Question number 4. All possible outcomes of a random experiment forms देखना, all the possible outcomes of a random experiment क्या बनाता है, इवेंट ना. ऑल दी पॉसिबल, अच्छा ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स का अगर हमने सेट बनाया तो बनता है सैंपल स्पेस, वो बनता है सैंपल स्पेस. ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, सपोज मैं बोल रहा हूँ थ्रोइंग अ डाई, तो ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स क्या 1 2 3 4 5 6, वो क्या बन जाएगा सैंपल स्पेस. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन 5. टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड एट अ टाइम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. अब दो कॉइन्स को टॉस किया तो इसको कैसे करेंगे हम, देखना. दो कॉइन्स को टॉस किया मतलब मैं लिखूंगा हेड हेड, या तो मिलेगा हेड टेल, या तो मिलेगा टेल हेड, या तो मिलेगा टेल टेल. करेक्ट है, ये मिला मुझे सैंपल स्पेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो इवेंट ए इज गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, दैट इज एच एच, या तो फिर आएगा एच टी एच. देखना एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक हेड चाहिए ही, उसमें दो हेड चल जाएंगे, मतलब एच टी टी एच टी टी नहीं आएगा. तो ये कितना मिला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मुझे यहाँ से मिल गया 3, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस दैट इज इक्वल टू 4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी 3 डिवाइड बाय 4. ऑप्शन नंबर डी. बहुत ज़्यादा सिंपल था ये, ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस 50-50% है. ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा और ऐसा नहीं है कि ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. 50-50% चांसेस है. क्वेश्चन नंबर 6. Two fair dice are rolled. Find the probability that sum of the score is 10. ठीक है. अब जब टू डाइस को हमने थ्रो किया तो इसको देखो, तुम बेसिक वे से कैसे सॉल्व करते हैं और मैं किस वे से सॉल्व करूंगा. सॉल्व करने का तरीका बदल रहा हूँ, ट्रिक इन द सेंस का सॉल्व करने का फास्ट तरीका. अब देखो तुम क्या करते थे इसमें, तुम इसका पहले तो सेट बनाएंगे. कैसे लिखेंगे, 1,1 लिखेंगे, 1,2 लिखेंगे, 1,3 लिखेंगे, 1,4 1,5 1,6. करेक्ट, याद आया. और ये फिर 2 के लिए तुम ऐसे लिखते थे, 3 के लिए लिखते थे 4 5 और 6 के लिए लिखते थे, और लास्ट में लिखते थे 6,6, और यहाँ पे लिखते थे फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इक्वल टू 36. ये तुम करते थे बचपन में, ये बचपना हुआ. करेक्ट है. अब हम क्या करने वाले इसमें हम करेंगे, इतना टाइम किसके पास है इतना लिखने के लिए, तो हम लिखेंगे टू फेयर डाइज आर थ्रो. तो मैं लिख रहा हूँ डाइज 1 का और डाइज 2 का आउटपुट. अगर डाई 1 का आउटपुट क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6. अब मुझे टोटल सम क्या चाहिए, सम चाहिए मुझे 10. मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, सम 10 चाहिए इन द सेंस क्या, अगर सपोज ये मैंने डाई बनाया, ठीक है, ये सपोज तुम्हारा डाई है, तो इस डाई के अपर फेस पे सपोज यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, एंड बैक साइड पे भी कुछ नंबर्स है. करेक्ट है. तो 6, ये जो 6 लिखा हुआ है इस जगह पे, इस जगह का टोटल ये हुआ 1 डाई. और इसी तरह से मैं दूसरा डाई भी थ्रो करूंगा. करेक्ट है, दूसरा डाई भी थ्रो करूंगा और दूसरा डाई, और यहाँ पे सपोज 4 3 1 कुछ ऐसे नंबर है. तो देखो अपर फेस पे जो नंबर्स है उनका टोटल क्या चाहिए, सम टोटल ऑफ स्कोर इज 10 आना चाहिए. तो 1 के साथ कौन जा सकता है 10 आने के लिए, 1 के साथ जाना पड़ेगा, 6 तक अवेलेबल है, तो 1 के साथ कोई भी नहीं जाएगा. ठीक है. देन उसके बाद 2 के साथ कौन कौन आएगा, 2 के साथ कोई नहीं, 3 के साथ कोई नहीं, 4 के साथ 6, 4 के साथ 6 आ सकता है. करेक्ट है, 4 के साथ 6 आएगा. 5 के साथ मैं लिख सकता हूँ 5 के साथ आएगा इसका भी 5. करेक्ट है. और इसका मैं लिखूंगा 6 के साथ आ जाएगा 4. देखो तो ये 3 टर्म्स, ये अगर ऐसा आ गया तो हमको क्या मिल रहा है, टोटल स्कोर मिल रहा है हमको 10. करेक्ट है. अब अगर 10 मिल रहा है मुझे तो अभी क्या निकालना है हमको, टू डाइज आर थ्रो, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द स्कोर इज 10. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 1 2 3, तो 3 डिवाइड बाय 36 विच गिव्स 1 डिवाइड बाय 12. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. समझ में आया इजीली सबको.
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। देन क्वेश्चन नंबर 7, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सभी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन निकालना है, बहुत सिंपल, चलो जल्दी फॉर्मूला लगाओ। ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे सभी वैल्यूज डाल दो। इट इज 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। करेक्ट है। इसका पे शफल कर दूं क्या मैं? सपोज ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 माइनस 2/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या आएगा देखना, 3 3 9, 9 2 18, सभी टर्म्स को 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर बचेगा 9 प्लस 6 माइनस 36 डिवाइड बाय 18। तो ये क्या आ जाएगा देखना, 9 प्लस 6 इज 15 माइनस 36। तो 15 माइनस, एक सेकेंड कुछ तो गलत किया हमने, जस्ट अ सेकेंड। इसका आंसर अभी सबको निकालने तो आ ही जाएगा, हम तो भी गलत करते हैं, है ना। 1/2 प्लस 1/3, ए यूनियन बी है 2/3, तो होगा माइनस 2/3। चलो पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। इन दोनों का कैसे आएगा, फिर आएगा 3 प्लस 2 अपॉन 3 2 6, करेक्ट है, माइनस 2/3, मतलब कितना आ रहा है 5/6 माइनस 2/3। तो ये क्या होगा, इसमें फिर से ये क्या हो जाएगा, इट इज 15 माइनस 12 अपॉन 18, that is 3 डिवाइड बाय 18, इट गिव्स 1/6। तो 1/6 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप से सबको इजीली समझ में आ रहा है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट लीस्ट वन टेल। कम से कम एक टेल चाहिए हमें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो क्या आएगा, कॉइन अगर टॉस्ड ट्वाइस तो मतलब हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, एटलीस्ट वन टेल के लिए क्या आएगा, इवेंट, इवेंट में आएगा एच टी टी एच टी टी। यह आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इक्वल टू 4। अब करो 3 डिवाइड बाय 4 विच गिव्स आंसर एज, ऑप्शन देखो पॉइंट्स में है तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, हमको निकालना पड़ेगा 3 डिवाइड बाय 4, अब आ जाएगा 0.75, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ सिंपल टर्म्स है, अभी कुछ अच्छा टर्म आया जिसकी मैं बात देख रहा था बहुत देरों से, इस क्वेश्चन की। अब बैग कंटेन्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देगा कंपलसरी। ये क्वेश्चन इन द सेंस इसमें वैल्यूज चेंज होगा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देगा। अब बैग कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल्स, ठीक है, तो 3 व्हाइट। अब इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका वही डायरेक्ट बताऊंगा, इसको डीप वाला मेथड बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तुम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो सपोज अगर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एक बैग बनाऊंगा सबसे पहले मैं, और तुम भी ऐसा ही इसको सॉल्व करेंगे, करेक्ट है। अब बैग कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 4 रेड, तो 3 व्हाइट, सपोज मैं ऐसे बना रहा हूँ, 3 व्हाइट बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स एक बैग में है इतना। 2 balls are drawn at random, एक टाइम पे 2 बॉल निकाल रहे हैं फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, दोनों भी रेड होने चाहिए, करेक्ट है। अब सबसे पहले बैग में कितने बॉल्स है टोटल, बैग में टोटल 7 बॉल्स है, मैं लिख रहा हूँ डिवाइड बाय 7। अब 7 में से मुझे रेड बॉल्स निकालना है, तो रेड बॉल्स कितने हैं, रेड बॉल्स है अवेलेबल 4। देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, अरे कैसे लिख रहा हूँ, कितने बॉल्स है टोटल। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवेंट ए। तो सैंपल स्पेस में कितने हैं टोटल, कितने हैं 7, वो लिखा 7। ऊपर कितने रेड निकालना है हमको, रेड कितने हैं 4। अब एक बॉल निकाला इसमें से हमने, एक बॉल निकाल दिया, अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, टोटल कितने बॉल बचे अभी 6 बॉल, एक बॉल तो बाहर आ गया, टोटल बचे 6 बॉल। और रेड कितने बॉल्स बचे, एक रेड बॉल हमने बाहर मंगा लिया, एक रेड बॉल हमने बाहर मंगा लिया, तो अभी अंदर कितने बचे,
अंदर देखो, अंदर बचे 3 रेड बॉल्स, तो मैं ऊपर लिखूंगा 3। आ गया बस इसका आंसर। कर दो इसको, 3 1 जा 3 2 जा, अब जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, 2 डिवाइड बाय 7, ऑप्शन नंबर डी। इजीली सॉल्व हो गया, समझ में आया? बहुत ज्यादा सिंपल है। नहीं समझ में आया तो इसके और 2-4 एग्जांपल्स है अभी, वो हम सभी सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। एग्जाम में देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, यही चीजें करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, अ बैग कंटेन्स 3 वाइट 4 रेड बॉल्स। अगेन वही कंडीशन है कुछ, देखते हैं। बैग बनाओ, बैग क्या क्या कंटेन करता है? 3 वाइट, ओके, एंड 4 रेड, ओके, 1 2 3 4। 2 balls are drawn at random, find the way that both are of same color। दोनों भी सेम कलर के होने चाहिए। मतलब क्या, अगर सपोज मैं फर्स्ट बात कर रहा हूँ ग्रीन कलर की, तो क्या है, टोटल मेरे पास है 7 बॉल्स, उसमें से मैंने कितने ग्रीन ग्रीन अवेलेबल है? 3। इनटू अब कितने बचे बैग में? 6 बॉल्स, और ग्रीन कलर ही बाहर आएगा, तो ग्रीन बचे है 2। करेक्ट है, ये हो गया ग्रीन कलर का कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। और होगा, और बोले तो प्लस साइन, हमने देखा था परम्यूटेशंस में, करेक्ट है। और बोले तो प्लस साइन, और यहाँ पे आएगा अभी क्या, रेड बॉल्स निकालने। तो कितने बॉल्स है? 7। अभी फिर से नया कंडीशन ना, 7 बॉल है, और रेड बॉल्स है 4, और 6 बॉल में से रेड बॉल है 3। समझ में आया? हो गया बस। फिर कैसे इसको सॉल्व कर दो, 3 1 जा 3 2 जा, ये बचा 1/7 प्लस ये बचा है, दैट इज 3 1 जा 3 2 जा 2/7। तो क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 3/7, ऑप्शन नंबर सी, विदाउट यूजिंग कैलसी। सही, बहुत इजीली हो जाता सॉल्व के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, खुद से करने की कोशिश करो, सिंपल है। अ बैग कंटेन्स 3 वाइट एंड 4 रेड बॉल्स। बैग कंटेन्स, बैग बनाओ सबसे पहले तो, बैग बना दिया सर। अभी 3 वाइट बॉल्स बनाओ, चलो ठीक है, 3 वाइट बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। मैं बना रहा हूँ 4 रेड बॉल्स, एंड 2 balls are drawn at a time from the bag, find the probability that both have different color। दोनों का भी कलर अलग है। देखो एक ही क्वेश्चन को 3 फॉर्मेट में पूछा गया, एग्जाम में कोई भी फॉर्मेट आ सकता, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता, तो तुमको बस लॉजिक पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो अभी क्या करेंगे, दोनों के भी कलर अलग होने चाहिए। इन शॉर्ट क्या कर रहा हूं मैं, सपोज मैं पहले रेड बॉल की बात कर रहा हूं, तो मैंने निकाला टोटल 7 बॉल है, उसमें से मैंने 4 बॉल रेड है, और दूसरा बॉल मुझे निकालना है, तो अभी बचे 6 बॉल। देखो एक रेड बॉल निकाल दिया, अब बचाओ, अब बताओ मुझे कितने बॉल्स बचे हैं? 6 बॉल्स। और अब मैं कौन सा निकालूंगा, बोथ हैव डिफरेंट कलर्स, तो अभी ग्रीन कलर निकालूंगा। अभी रेड निकाला था, अभी ग्रीन, ग्रीन कितने अवेलेबल है? 3। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, करेक्ट है। बोथ हैव डिफरेंट कलर्स, करेक्ट। और कोई इसमें कंडीशन हो नहीं सकती। मतलब दूसरा कंडीशन ऐसा होगा कि फर्स्ट बॉल जो, हाँ दूसरा कंडीशन होगा कि अभी मैं सबसे पहले निकालूंगा ग्रीन बॉल, तो अभी ग्रीन टोटल कितने बॉल्स है? 7। अगर ग्रीन बॉल्स निकाल सकता हूँ तो मैं 3 इंटू लिखना पड़ेगा, टोटल अभी कितने बचे? अगर एक ग्रीन बॉल बाहर आ गया, बचे अभी 6 बॉल, और रेड बॉल एक निकालूंगा, उसमें 4 बचे हैं। करेक्ट है, आ गया बस इसका आंसर, और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अभी। तो इसका आंसर कैसे आएगा? 2 2 जा 3, एक सेकेंड, 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा, ये आ गया, फिर ये आ गया फिर से 2/7, करेक्ट, प्लस 3 1 जा 3 2 2 जा, ये आ गया ना 2/7, सेम है ना। तो 2/7 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4/7, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा? सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, खुद से ट्राई करो। अब बैग कंटेन्स, देखो थोड़ा सा अलग है इसमें, सिंपल है। बैग कंटेन्स कौन कौन है? 2 वाइट, आजा भैया 2 वाइट, अच्छा ग्रीन भी है तो इसमें ग्रीन कलर यूज नहीं करेंगे, दूसरा लेता हूँ मैं वाइट कलर। सपोज मैं बोल रहा हूँ 2 वाइट बॉल्स 3 रेड, चलो 3 रेड, उसके बाद 4 ग्रीन, अच्छा 1 2 3 4, इतना है। 2 balls are drawn at a time, find the probability that both balls have same color। सेम कलर चाहिए दोनों भी बॉल्स का। तो अभी सबसे पहले टोटल कितने बॉल्स हैं? 2 3 5 5 4 9। 9 बॉल में से अगर ग्रीन बॉल की बात, व्हाइट कलर की बॉल, मतलब ये वाला व्हाइट कलर की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2 वाइट आ सकते, 2 वाइट है अवेलेबल, और एक बॉल आ गया, तो अभी कितने बचे? 8 लोग बचे अंदर, एक वाइट आ गया तो 8 बचे, और वाइट कितना बचा है? 1। करेक्ट, ये हो गया वाइट का कंडीशन। और अभी मैं करता हूँ रेड के लिए। रेड के लिए कितने लोग रहते हैं? रेड के लिए है 9 पीपल, रेड के लिए है 9 पीपल। अब रेड कितने अवेलेबल है? 3। ये फर्स्ट बॉल आया, अब कितने बचे? 8 लोग, रेड कितने अवेलेबल रहेंगे? 2, प्लस ये आ जाएगा
ग्रीन के लिए 9, 4 लोग हैं, और डिवाइड बाय 8 3 लोग बचेंगे। आ जाएगा आसानी से इसका आंसर। सही है, तो इसका आंसर खुद से निकालो। चलो, ये इसका आंसर मैं नहीं सॉल्व करता, क्वेश्चन नंबर 12 का बहुत सिंपल है। सही ना कहीं एक्चुअली सही बोलूँ तो मुझे इतना पसंद नहीं है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत बोर करता है, पर ऐसा सच नहीं है। समझ 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 के एक बार पढ़ लिया तो फिर बार बार वही क्वेश्चन जब आते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। पर समझने के लिए तो वो जब मजा आता है। अब जैसे हमने बॉल्स का नया टर्म, नया फर्स्ट सम देखा रहेगा, तो मजा है हमको सॉल्व करने को। करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अभी चलो पत्ते खेलने को सिखाता हूँ तुमको। आ जाएगा पत्ते खेलने को। पत्ते कैसे खेलते सर? खेले हुए रहेंगे ना सबने, घर पे खेलते क्या नहीं? घर पे इन द सेंस कजिन्स के साथ हम खेलते हैं। देखो, कार्ड्स देर आर इन वन पैक, देर आर 52 कार्ड्स। एक पैक में देर आर 52 कार्ड्स, जिसमें से 26 आर रेड कार्ड्स एंड 26 आर ब्लैक कार्ड्स। जहाँ पे अगेन 26 डिवाइड होते हैं 13 में, 13 में, एंड अगेन ब्लैक भी डिवाइड होते हैं 13 कार्ड्स एंड 13 कार्ड्स में। जहाँ पे ये जो 13 कार्ड्स है, ये होता है हार्ट शेप्ड कार्ड्स, हार्ट। ये होता है डायमंड 13। देन इसमें आता है स्पेड, ये होता है स्पेड, एंड एक होता है क्लब कार्ड। ठीक है, तो ये 4 टाइप के कार्ड आते हैं। अब हर कार्ड में और भी डिटेल थोड़ा पढ़ना है हमको इसमें, दैट इज फेस कार्ड्स। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स मतलब इनको नाम दिया जाता, दैट इज के, क्यू एंड जे। फेस कार्ड्स होते हैं के, क्यू एंड जे, और ये टोटल होते हैं देयर आर 12 फेस कार्ड्स। ठीक है, सभी में होते हैं के, क्यू एंड जे। ठीक है, एंड फिर आता है एस कार्ड। अब एस कार्ड क्या होता है? एस कार्ड बोले तो अपना इक्का, दैट इज ए। देर आर 4 एस कार्ड्स। बेसिक सबको समझ में आ गया, इतना ही जरूरत है, इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कार्ड्स को। ठीक, नाउ 52 कार्ड्स में से प्रोबेबिलिटी। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर रेड और क्वीन। तो कार्ड ड्रॉन इज रेड अगर हम सपोज पकड़ते हैं, तो इवेंट ए कार्ड इज रेड। तो कार्ड इज रेड, कितने नंबर ऑफ रेड कार्ड्स है? 26। तो क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, मतलब ही 26 अपॉन 52। और अगर मैं बोल रहा हूँ द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन, तो इवेंट बी क्वीन कितने अवेलेबल है? इसमें एक क्वीन, इसकी एक क्वीन, इसकी एक क्वीन और इसकी एक क्वीन, 4 क्वींस। तो 4 डिवाइड बाय 52। अब मुझे निकालना है कार्ड रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन। जब कभी और आता है, याद रखना, जब भी कभी और बात किया जाता है तो एटलीस्ट बात किया था, हम हमेशा वहां पे यूज करते हैं यूनियन सेट। मतलब मुझे निकालना क्या है? ए यूनियन बी। मुझे निकालना है ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी इज इक्वल टू probability of A plus probability of B माइनस probability of A इंटरसेक्शन B। अब मेरे पास क्या क्या आ गया? probability of A है, probability of B भी है। A इंटरसेक्शन B की probability क्या है? मतलब ये A और B इवेंट में कॉमन कौन से टर्म्स है देखा जाए तो देखो, ये जो दो ग्रीन है ये रेड कार्ड्स में अवेलेबल हो रहे हैं, ये जो दो क्वींस है ये रेड कार्ड्स में अवेलेबल हो रहे हैं, मतलब दो क्वींस एक जगह आ रहे हैं मतलब दो कॉमन हुए। तो ये आ गया, अभी देखो इसका आंसर आएगा 26 अपॉन 52 प्लस 4 अपॉन 52 माइनस 2 अपॉन 52। होप सो सबको इजीली समझ में आ रहा। करेक्ट है, तो इसका आंसर आ जाएगा फिर, दैट इज 26 30 माइनस 2 28 अपॉन 52। 28 ये आ जाएगा 28 डिवाइड बाय 52। आंसर आ रहा है 0.53। या तो तुम इसको 4 के टेबल में लिखो, 4 के टेबल से कर देगा 4 7 जा 4 7 जा 28 4 1 4 3, ये आ जाए 7 अपॉन 13। 7 डिवाइड बाय 13 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14। चलो आखिरी कुछ पल हमारे प्रोबेबिलिटी के साथ, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। The probability that a student passes a physics test is 2/3 and the probability that he passes both physics and English test is 14/13। मतलब ही क्या? एक फिजिक्स टेस्ट पास करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी
of passing in physics is 2/3. प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस इन बोथ, जब बोथ की बात किया मतलब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाता, वो उसको हम लिखेंगे दैट इज 14/15, इसी को नाम दिया था हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, करेक्ट है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन टेस्ट, एटलीस्ट वन की बात किया मतलब एटलीस्ट बोला तो मैंने क्या बोला था, ए यूनियन लेना है एटलीस्ट के लिए, तो कितना है 4/5। निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश टेस्ट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आ जाएगा, इसको अभी फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या करना है मुझे, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, मतलब ही 2/3 plus B as it is minus 4/5 तो यूनियन है, इंटरसेक्शन कितना है 14/15 और यहाँ पे आएगा 4/5, करेक्ट है। होप से समझ में आ रहा है इजीली, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक सही। अगर डिफिकल्ट कुछ टर्म्स थे तो वो थे हमारे वो बॉल वाले सम्स, जो बच्चे काफी डरते हैं उनसे, और बहुत ज्यादा सिंपल है वो टर्म्स, सही है ना। अच्छा तो इसका आंसर तो निकालो, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा 4/5 minus 2/3 is equal to b minus 14/15, मतलब भी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 12 minus 10/15 minus 14 plus 14/15 is equal to b, मतलब ये कितना आ जाएगा 2 plus 14 16/15 is equal to probability of b। अब ये आ जाएगा 16 बोले तो मैं कैसे सॉल्व करूँ, कुछ गलत किया क्या हमने, 4/5 दिया था, देन बोथ इंटरसेक्शन 14/15, लिस्ट वन में 4/5 एंड दिया है 2/3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, सही। होप से सबको समझ में आ रहा, डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी, देखना क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी इज इक्वल टू 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी बी, व्हाट विल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी अगर मैंने लिखा तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले बात तो ये देखना क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और हमें इतना पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, वो भी यही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट है। अब मुझे ए बार है तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, ए बार चाहिए, तो मैं पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1, मतलब ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1, मतलब ये समझ में आ रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर ऐसा हो जाए तो ये दोनों सेम हुए, ये दोनों सेम हुए तो ये दोनों भी सेम ही रहेंगे, ये दोनों भी सेम ही रहेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों भी सेम, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 5/6, 5/6, समझ में आया, सेम टर्म्स रहेंगे वो सभी। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ क्लास 40 स्टूडेंट्स रीड मैथ्स, 25 बायोलॉजी एंड 15% बोथ। देखना डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दिया है, प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स रीडिंग मैथ्स, उसको मैथ्स नाम दे देते हैं, एम 40% 0.4%, probability of students reading biology is 25 0.25,
एंड बोथ बोला तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन b कितना है 0.15. वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम प्रोबेबिलिटी ही रीड्स मैथमेटिक्स इफ इट इज नोन दैट ही रीड्स बायोलॉजी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा है, देखो क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स मैथ्स if it is known that he reads biology. Probability of m given b will be equal to क्या होगा, probability of m intersection b upon probability of b. याद आया फॉर्मूला, अब यहाँ पे बस कर दो, डाल दो इसके वैल्यूज क्या क्या है, 0.15 अपॉन 0.25 will be equal to 0.15 divided by 0.25 इक्वल टू 0.6. ऑप्शन में जाके देखो 0.6 कौन सा ऑप्शन देगा, 7 डिवाइड बाई 8 देगा क्या, नहीं. 1 डिवाइड बाई 8 नहीं, देन 3 डिवाइड बाई 5, हाँ. तो आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी. इजी था, होप सबको इजीली समझ में आ गया, सही है. बढ़ते 17th क्वेश्चन. इन कनेक्शन विद रैंडम एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट प्रोबेबिलिटी ए बी एंड इतना दिया हुआ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी, ये निकालना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी, इसमें क्या क्या लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो डायरेक्टली है अपने पास, अब मुझे निकालना है ये वाला टर्म. अब इसके लिए एक नया फॉर्मूला सामने आता, उस फॉर्मूले को कैसे याद रखना है, इट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. देखो जिसके सर पे मारा उसको छोड़ दो, दूसरे को लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. अगर इसी ये दोनों फॉर्मूलाज नोट कर लो, और अगर ये ऐसा होता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, तो क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसके सर पे मारा उसको छोड़ दो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. समझ में आ रहा, तो अभी यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, करेक्ट है. और डिवाइड में क्या आ जाएगा, फिर डिवाइड में मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, करेक्ट है. तो ये क्या आ जाएगा फिर 3/5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू. अब दोनों में ए इंटरसेक्शन बी, एक सेकेंड रुको, विल बी इक्वल टू 3/5 माइनस 5/6. तो 3 डिवाइड बाई 5 आ रहा है 0.6. 0, अरे रुकना भाई, क्यों सर पे जा रहा है, 0.6 माइनस 5 डिवाइड बाई 6 गिव्स 0.83 डिवाइड बाय 0.6. अभी हमको ऐसे निकालना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन, सॉरी हमने देखा ए यूनियन ले लिया, तो ए यूनियन कैसे लेके चलेगा, ए यूनियन लेके नहीं चलेगा. तो हमें पता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब ए यूनियन बी क्या है, 5/6 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 3/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब इसका ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालो, वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और इसका आंसर कैलकुलेट करो और मुझे मैसेज करो उसकी सर आंसर हमारा करेक्ट आ गया. करेक्ट है, होप से सबको आ जाएगा ये आंसर, सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते फिर. इफ x and y are random variables, x and y are random variables having expected values, देखो लास्ट के दो ही क्वेश्चन बचे, तो शांति बनाए रखिए, 3 क्वेश्चन बचे बस. एक्सपेक्टेड वैल्यू पढ़ रहे हैं इसमें, बहुत सिंपल. एक्सपेक्टेड वैल्यू x and y, एक्सपेक्टेड वैल्यू एज 4.5 and 2.5. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x is equal to 4.5. expected value of y is equal to 2.5. then the expected value of x minus y is always equal to expected value of x minus expected value of y. तो 4.5 minus 2.5 आ जाएगा 1, सॉरी आ जाएगा 2, करेक्ट है. इधर से आ गया ऑप्शन नंबर बी. प्रॉपर्टी नहीं पता होता था, एक्सपेक्टेड वैल्यू सुन के ही छोड़ देते, ये नया टर्म क्या है, करेक्ट है. बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19.
एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन, एक्सपेक्टेड नंबर निकालना है। देखो अभी कैसे निकालते हैं। 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। अब 3 कॉइन्स को हमने टॉस किया तो क्या क्या आंसर आएंगे इसके? हेड्स सभी जगह, या तो हेड्स हेड्स टेल्स, हेड्स टेल्स हेड्स, टेल्स हेड्स हेड्स, हेड्स टेल टेल, टेल हेड्स टेल, टेल टेल हेड्स, टेल टेल टेल। देखो एक क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझो, इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है, आने के चांसेस कम है, पर समझो क्योंकि बहुत सी चीज तुमको डायरेक्ट गिवन डेटा में भी आ सकती है। तो 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। अच्छा, हाँ तो देखो ये आ गए मेरे ऑप्शन इसमें। फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर। अब एक्सपेक्टेड नंबर क्या होता, हमें पता है एक्सपेक्टेड नंबर इज x इंटू पी, x इंटू पी। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ x इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला लिखा है समेशन ऑफ एक्स पी, समेशन, ये होता है एक्सपेक्टेड नंबर। अच्छा देखो एक्सपेक्टेड नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स पी, करेक्ट है। अब एक्सपेक्टेड नंबर समेशन ऑफ एक्स पी बोले तो क्या होगा ये एक्सपेक्टेड, तो x, पहले तो x क्या क्या है, अब x क्या क्या चाहिए हमको, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, हमको चाहिए हेड्स। अगर हेड्स चाहिए तो हेड्स कौन कौन दे रहा है, हेड्स दे रहा है, देखो इसमें आ रहा है हेड्स, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें, इसमें और इसमें, करेक्ट है। अभी हेड्स कितने कितने ऑब्टेन हो सकते हैं, हेड्स 3 बार हो सकता है, 2 बार आ सकते हैं, या तो 1 बार आ सकता है, या तो हेड्स 0 बार आ सकता है। अभी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है हमको, मतलब ये p निकालना है ईच टर्म का। अब प्रोबेबिलिटी इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी की 3 बार हेड आया, 3 बार हेड कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाय कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाय 8। अभी मैं बोल रहा हूँ अगर 2 बार हेड आ रहा है तो 2 डिवाइड बाय, 2 बार हेड आया तो 2 बार हेड कितने बार आ रहा है, देखो 2 बार हेड आ रहा है मेरे पास, 2 बार हेड इस टर्म में आया, इस टर्म में आया, इस टर्म में आया, 1 2 3, बस 3 बार ही आया, ऐसा कि 2 बार हेड आया है, करेक्ट है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा 3 डिवाइड बाय 8। और ऐसा कितनी बार है कि एक ही बार हेड आया। अब एक ही बार हेड अगर आया तो वो है 1 2 और 3 टाइम, तो यहाँ पे भी आएगा 3 डिवाइड बाय 8। और लास्ट 0 बार हेड बोले तो 1 डिवाइड बाय 8। अब निकालना है मुझे x इंटू पी, तो x इंटू पी क्या होगा, 3 डिवाइड बाय 8 बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 डिवाइड बाय 8, ये बन जाएगा 3 डिवाइड बाय 8, ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 8। अब इसका टोटल निकालो, इसका टोटल क्या आएगा, 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 8, मतलब ही ये कितना आएगा, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाय 8, 13 डिवाइड बाय 8 इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, 13 डिवाइड बाय 8, करेक्ट किया ना हमने। होप से सबको समझ में आ रहा। अच्छा सॉरी, ये इधर गलत हो गया ना, हम ये इनटू कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा ना, 0, तो इसका क्या होगा लास्ट वाला 0, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 6 12, 3 प्लस 6 9 प्लस 3 12 डिवाइड बाय 8, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 3 डिवाइड बाय 2, करेक्ट है। समझ में आया सबको कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आने के चांसेस बहुत कम, पर समझा दिया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखना हमने एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए था, हमने 3/2 टाइम्स एक्सपेक्ट करना चाहिए था। एक्सपेंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, मतलब ही 1.5 टाइम्स एक्सपेक्टेशन है नंबर ऑफ हेड्स विल बी देयर, करेक्ट है, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। There are two unbiased coins. Two sides are marked by the numbers 1 and 2. Two coins, one side is 1 and one side is marked by 2. मतलब हेड और टेल 1 और 2 लिखा है, तो एक बार 1 1 आएगा, एक बार 1 2 आएगा, एक बार 2 1 आएगा, एक बार 2 2 आएगा, करेक्ट है। Now if both these coins are tossed simultaneously, then the expected sum of the number on the coin is,
अब एक्सपेक्टेड सम, तो इसका सम कितना होता है, इसका सम होगा 2, इसका होगा 3, इसका होगा 3, इसका होगा 4, करेक्ट है। तो अभी देखना फिर क्या क्या है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज में, 4, 3 एंड 2। 4 कितनी बार आ रहा है, 1, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 4। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 डिवाइड बाय 4, एंड 2 कितनी बार आ रहा है, 1 डिवाइड बाय 4। तो एक्सपी निकालो, अभी एक्सपी कितना आएगा, इट इज यहाँ पे बन जाएगा 1, करेक्ट है। ये बन जाएगा 1/2, तो ये बन जाएगा 3/2, और ये बन जाएगा 1/2। इसका टोटल निकालो तो क्या आएगा, 1 प्लस 3/2 प्लस 1/2, मतलब ही 4/2 इज इक्वल टू 2, मतलब ही 2। देखो वही हमने यहाँ से निकाल दिया, करेक्ट है, 2, 2 टाइम्स इज द एक्सपेक्टेड। इसी के साथ हमने खत्म कर दिया चैप्टर प्रोबेबिलिटी। सॉरी थोड़ा सा अगर बोर हुआ रहेगा, चैप्टर ही एक्चुअली थोड़ा सा बोरिंग है एज सच, पर सिंपल है, टर्म्स सभी को समझ में आए, होप सो। चैप्टर का इंपॉर्टेंस भी है, चैप्टर एग्जाम में आता भी है, चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, ठीक है। पर इस चैप्टर से हम याद रखना, सभी मार्क्स को एक्सपेक्ट करना नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस रखो, और कॉन्फिडेंस मत रखो कि हम इसमें से सभी मार्क्स एक्सपेक्ट कर पाएंगे एग्जाम में। कहीं ना कहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे जो समझना मुश्किल। जब हम आगे और पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर, और थोड़ी सी डिफिकल्टीज बढ़ने वाली है, पर सिंपल है, सभी चीजों को पढ़ के जाएंगे हम, करेक्ट है। तो इसके बाद आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।